जय हिंद। वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अ वेरी गुड इवनिंग कैंडिडेट्स। सब लोग लाइव आ गए? प्लीज चैट बॉक्स पे कमेंट करिए। एकता, राकेश, सोनू, बेटा वॉइस क्लियर हो तो चैट बॉक्स पे कमेंट करिए। ओके, थोड़ा हम 5 मिनट वेट करेंगे, सब लोग लाइव आ जाएं, कनेक्ट हो जाए। ओके बेटा, आज हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं पता है आपको? हमारा मेन रीजन क्या है हमारा? जैसे आप यहां इस डिजिटल बोर्ड पे देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमएनएस एग्जाम से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन जो हैं आ चुके हैं एमएनएस एग्जाम में। ठीक, आज जो मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया है आज की अपनी लाइव क्लासेस पे, ये 50 क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ये पूरा 11th की फिजिक्स है। चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे, और आपको फील भी होगा कि 11th की फिजिक्स चैप्टर वाइज इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है हमें। ठीक, गुड आफ्टरनून आंचल, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए एक एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आंसर आप चैट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, देखते हैं किसके कितने सही होते हैं, और थोड़ा अलर्ट होके बैठिएगा। पहला क्वेश्चन आज का, द मैन हु हैज वन नोबेल प्राइज ट्वाइस इन अ फिजिक्स इज। उस इंसान का नाम बताइए या साइंटिस्ट का जिसे नोबेल प्राइज फिजिक्स में 2 बार मिला है। पहला ऑप्शन है आइंस्टीन, सेकंड है बर्दीन, थर्ड है हेंसबर्ग, एंड फोर्थ है फराडे। जल्दी चैट बॉक्स पे कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। कौन वो साइंटिस्ट है जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में? एनीवन? किसी को पता है? सोनू, राधा, आंचल, एकता, राकेश? चलिए, वो साइंटिस्ट है बर्दीन। बर्दीन वो साइंटिस्ट है जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला है। आइंस्टीन को 1 बार मिला है, हेंसबर्ग को 1 बार मिला है, फैराडे को भी 1 बार ही मिला है, लेकिन बर्दीन एक ऐसे साइंटिस्ट है, नहीं हेंसबर्ग नहीं है, बर्दीन वो साइंटिस्ट है जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G was first experimentally determined by। जब आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट पढ़ते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला आया था, F इज इक्वल टू G m स्मॉल m बाई रेडियस का ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आपको मिला था इसमें G क्या था? तो आपने बोला था G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इस G की जो वैल्यू आप पढ़ते हो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये वैल्यू न्यूटन ने नहीं बताई थी। न्यूटन ने तो डेरिवेशन बताया था, फॉर्मूला बताया था। इस वैल्यू को किसने एक्सपेरिमेंटली निकाला? तो इस वैल्यू को निकालने वाले साइंटिस्ट थे कैवेंडिश, और ये क्वेश्चन एमएनएस एग्जाम में आया था ना। गैलीलियो नहीं है, गैलीलियो ने तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकालना सिखाया, लेकिन इस वैल्यू को निकाला किसने था? कैवेंडिश ने निकाला था। तो याद रखिएगा हमारा सही ऑप्शन क्या है? द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय कैवेंडिश। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? द मैन हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। उस इंसान का नाम बताइए जो एक्सपेरिमेंटली फिजिक्स का फादर है। पहला न्यूटन, दूसरा एल्बर्ट आइंस्टीन, सी गैलीलियो, डी रदरफोर्ड। जल्दी ऑप्शंस बताइए फटाफट, चैट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी। आंचल, सोनू, राकेश, प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप आंसर बताइए इसका क्या होगा। वो इंसान कौन है जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली फिजिक्स का फादर है? ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आया आंचल का ए, न्यूटन। नो, न्यूटन तो कभी नहीं हो सकता। और कोई?
डी नो बेटा। चलिए हम सही ऑप्शंस पे आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंटली फिजिक्स की जो फादर है वो है गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। गैलीलियो ने ही एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स बनाई थी। इन्होंने ही कैपलर्स लॉ की मदद से हमें बताया था कि यूनिवर्स में सारे प्लैनेट किसके चारों ओर घूमते हैं? सन के। सन नहीं घूमता है, सन के चारों ओर सारे सेलेस्टियल्स बॉडी रोटेट करती हैं। तो वो गैलीलियो थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू को फिजिक्स के फादर बोला गया, जिसने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू सारी निकाली थी। तो हम जितने भी प्रैक्टिकल फिजिक्स में करते हैं वो सारी वैल्यू निकालने वाला कौन है? गैलीलियो की ही मदद से निकाला जाता है। ठीक, चलिए फोर्थ ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ, द डायमेंशन ऑफ इंपल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ। इंपल्स का डायमेंशन विमाए, द डायमेंशन ऑफ इंपल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ मीन्स विमाए बतानी है हमें इंपल्स फोर्स की, जो किसके इक्वल है? पहला है प्रेशर, दाब, दूसरा लीनियर मोमेंटम, संवेग, एंड थर्ड इज फोर्स यानी बल, और फोर्थ है एंगुलर मोमेंटम यानी संवेग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से जिसकी डायमेंशन इंपल्स के बराबर है यानी सेम है? बताइए, ऑप्शन बताइए। आंचल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इंपल्स की डायमेंशन जो इक्वल है वो लीनियर मोमेंटम के इक्वल है। किसके इक्वल है? लीनियर मोमेंटम के। यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक डायमेंशन से भी क्वेश्चंस आते हैं एमएनएस एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको हर एक टर्म की डायमेंशन पता होनी चाहिए। साथ में उस डायमेंशन के साथ आपसे वो कंपैरिजन करके पूछ लेता है कि किसकी डायमेंशन सेम है कि नहीं। तो कैसे आप बताएंगे डायमेंशन सेम है? देखिए, लीनियर मोमेंटम होता है P इज टू एम इंटू वी, और इंपल्स फोर्स क्या होता है आपका? F इंटू टी। ठीक, ऐसे लिख लीजिए इसको। आप बता दें, आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक, तो डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा T। तो ये है इंपल्स फोर्स। तो देखिए ये मोमेंटम के बराबर है, और ये रहा मोमेंटम हमारा। ठीक, अगर हम चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी कर लें तो दोनों इक्वल है, सेम है। इसका मतलब इनका डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? द डायमेंशन ऑफ इंपल्स किसके बराबर है? लीनियर मोमेंटम के बराबर है। ठीक, इस क्वेश्चन को बहुत याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कौन से पेयर का डायमेंशन सेम नहीं है। कौन से पेयर का डायमेंशन सेम नहीं है? जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहला ऑप्शन है एनर्जी एंड टॉर्क, दूसरा है फोर्स एंड इंपल्स, तीसरा है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, चौथा है इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। जल्दी बताइए ऑप्शन। चैट बॉक्स पे कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या है। नो, सारे ऑप्शंस आ गए, सबके ऑप्शन सी आ रहे हैं। नहीं बेटा, सी ऑप्शन तो नहीं है, सी ऑप्शन तो नहीं है। सही जवाब इसका है एनर्जी एंड टॉर्क। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ऊर्जा है, ठीक, जूल इसकी यूनिट होती है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है। खुद देखो एनर्जी का मतलब क्या होता है, कौन सी एनर्जी समझो? काइनेटिक की पोटेंशियल। मान लो आपने काइनेटिक भी समझ ली है तो हाफ mv² होता है फॉर्मूला, ठीक। और टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां कहां फोर्स है, कहां डिस्प्लेसमेंट है, मास है, वेलोसिटी है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई इसमें सिमिलैरिटी नहीं है। इसका मतलब है इसमें पूछा गया है जिसका डायमेंशन सेम नहीं होगा वो कौन होगा? एनर्जी एंड टॉर्क।
कोई सिमिलैरिटी नहीं है। फोर्स इंपल्स सेम होगा, सेम ही चीज होती है, इंपल्स फोर्स को ही तो फोर्स कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी सेम होगा। इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ प्रेशर ये भी वैल्यू सेम होगी डायमेंशन। इसका मतलब है यहां पे किसका डायमेंशन सेम नहीं होगा, एनर्जी एंड टॉर्क का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। बताइए इसका आंसर क्या होगा, स्क्रीन पे देखिए, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट? इनमें से कौन सी चीज डायमेंशनल कांस्टेंट है? पहला रिलेटिव डेंसिटी, दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी पॉइजन रेशियो। जल्दी बताइए डायमेंशनल कांस्टेंट इसमें से कौन सी वैल्यू है? डायमेंशनल कांस्टेंट जल्दी ऑप्शन बताइए, चैट बॉक्स पे कमेंट करिए। रिलेटिव डेंसिटी, अच्छा आंचल ने कहा कि फर्स्ट ऑप्शन रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशनल कांस्टेंट वैल्यू है। बताइए, देखिए अगर डायमेंशनल कांस्टेंट वैल्यू की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती पहली बात तो जिसकी यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन कहां से आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, तो जिसकी कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कहां से आ जाएगा। थर्ड, आप डी की पॉइजन रेशियो की बात कर ले, पॉइजन रेशियो की भी कोई यूनिट नहीं होती तो इसका भी डायमेंशन कहां से आ जाएगा। तो मतलब सही आंसर क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जिसकी यूनिट है उसका डायमेंशन भी है, यानी यहां पे जो डायमेंशनल कांस्टेंट वैल्यू है वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट वैल्यू का मतलब यहां पे ये है जिसका डायमेंशन निकाला जा सके, विमाएं निकाली जा सके, ठीक। तो सही ऑप्शन क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे 7th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहां पे दिया गया है वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी बॉडी को ऊपर फेंका गया तो इनमें से जवाब बताना है कि वो पाथ कैसा बनेगा। ठीक, मैं बना देता हूं यहां पे, ये रहा टाइम, ये रहा वेलोसिटी, और किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को ऊपर फेंका तो पाथ कैसा बनेगा, एलिप्स बनेगा कि हाइपरबोला बनेगा कि पैराबोला बनेगा कि स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट को जिसको फेंका जा रहा है वर्टिकली ऊपर, ठीक, उसका डिस्टेंस और टाइम क्या है, एकदम इक्वल है, तभी वो बॉडी ऊपर जा रही है। इसका मतलब ऐसे केस में जो ग्राफ बनता है वो कैसा जाता है, एक स्ट्रेट ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो हमारा सही आंसर क्या है यहां पे, स्ट्रेट लाइन। सारे आंसर्स एकदम करेक्ट चेक करते चलिएगा, और चैट बॉक्स पे मुझे सब लाइव नहीं दिख रहे हो सही से, कोई आंसर नहीं बता रहे सिवाय आंचल और एकता के। सोनू, राधा, नीलम, राकेश, बेटा एवरीवन आंसर जवाब दीजिए, चाहे गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन जवाब दीजिए। एटलीस्ट अपने आप को चेक करो आप लोग कि कितना आपको सही पता है, ठीक, एक्टिव रहिए। चलिए नेक्स्ट अब की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ एसिलेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। अगर एसिलेशन टाइम का ग्राफ है तो बताओ जो ग्राफ बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें वेलोसिटी को, स्पीड को, डिस्प्लेसमेंट को, कि नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, जल्दी चैट बॉक्स पे कमेंट करिए। आंचल से सी ऑप्शन, एकता से बी ऑप्शन, बाकियों क्या हुआ, बी। ओके
लगता है ग्राफ किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन अब जान लो एमएनएस में ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को जरा आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। यहां तो मैं आंसर बता दे रहा हूं, लेकिन वहां बताने के लिए नहीं रहूंगा, तो ग्राफ वाली चीजें पढ़ लेना। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, एसिलेशन का, स्पीड डिस्टेंस का, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, ये सारी चीजें। जब भी हम एसिलेशन टाइम का ग्राफ बनाते हैं, एसिलेशन और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, तो या पॉजिटिव एसिलेशन हो, ठीक, या रिटार्डेशन हो ऐसे डाउनवर्ड, या कांस्टेंट एसिलेशन हो सीधा, हमेशा ग्राफ जिसका बनता है वो खुद एसिलेशन का ही बनता है। तो इसका मतलब ना यहाँ पे वेलोसिटी है, ना ही स्पीड है, ना ही डिस्प्लेसमेंट है। डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज अगर दिया है इस क्वेश्चन में, ऐसा आता है हमने इसमें, तो आप लगा देना, नहीं तो इसकी जगह सही आंसर क्या होगा, एसिलेशन खुद। तो याद रखना कि एसिलेशन टाइम ग्राफ में सिर्फ एसिलेशन ही बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 9th क्वेश्चन आज का। अ पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ, कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो, ऐसे एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, ठीक। तो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी इसकी, चाल, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वेग, या थर्ड एसिलेशन कांस्टेंट हो जाएगा, त्वरण, या सब कुछ होगा। जल्दी जवाब दीजिए चैट बॉक्स पे, एक्टिव होइए, जल्दी जवाब दीजिए। ए ऑप्शन स्पीड, ओके। राधा ने कहा कि ए ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए और आंचल से बी, ओके। वेलोसिटी में भी कांस्टेंट, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आंसर्स में। एकता से बी, ओके। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। एक्चुअली जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो सकती है, और एसिलेशन भी कांस्टेंट हो सकता है। इसका मतलब यहां पे सही जवाब क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव। जब भी एक स्ट्रेट पाथ पे पार्टिकल रोटेट करेगा या मूव करेगा, मोशन में होगा, तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, और एसिलेशन भी कांस्टेंट होता है, ठीक। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। जब भी ऑल ऑफ द अबव आए ऑप्शंस में, थोड़ा समझ जाया करो, अलर्ट हो जाया करो कि एक कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव इसीलिए आया है ऑप्शन में क्योंकि वो ही आंसर है। ये कंपटीशन एमएनएस एग्जाम की बातें याद कर लो। अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में मिला है तो क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ऑल ऑफ द अबव लगा के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो इसीलिए ऑप्शन में आया है क्योंकि वो ही आंसर है, ठीक। तो ये मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, ना ही सिर्फ एमएनएस, हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन में आज। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसका डायरेक्शन दिशाएं क्या होता है, द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, इनवर्ड रेडियस, या आउटवर्ड रेडियस, या द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जल्दी बताइए क्या होती है। मैं बना देता हूं, ये एक सर्कुलर पाथ, ठीक। ये रहा सेंटर मान लीजिए, ये रहा आपका पार्टिकल्स, यहां पे ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालते हैं सेंटर से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और दिस इज द योर एंटी क्लॉकवाइज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा से, यानी एंगुलर वेलोसिटी से। चलो, तो एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो किस पे मूव कर रहा है, टेंजेंट पे मूव कर रहा है, नहीं, टेंजेंट पे तो लीनियर वेलोसिटी होती है। इनवर्ड रेडियस, रेडियस का डायरेक्शन अंदर है, नहीं, रेडियस से तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ ये देखो एक्सिस है, यही डायरेक्शन बता तो दिया पहले ही कि अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है किधर है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सिस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सिस पे। यानी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर किस पे डायरेक्शन इसका डिपेंड होता है, दी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। किस पे डिपेंड होता है, दी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे।
यस एकता, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन। गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 11th, अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ, कोई बात नहीं आचल, कंफ्यूजन तो होती रहती है, ले ठीक, ए है या डी ऑप्शन है, लेकिन एटलीस्ट आंसर बोलो तो आप। अभी ए डी में कंफ्यूज हो, सी ऑप्शन मत बोलना, है ना, एटलीस्ट ए या डी बोलो, कोई तो बोलो ऑप्शन। चलिए 11th क्वेश्चन क्या है, अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ, विस्थापन वेक्टर क्या है आपका, चेंज इन पोजीशन पहला ऑप्शन, बी वेलोसिटी, थर्ड स्केलर, फोर्थ अ डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली है क्या, खुद ही इमेजिन कर लो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, है ना, तो इसमें से कौन सा चीज दिख रहा है तुमको कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट बताना ही चाहिए। सोनू आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंचल आपका भी सही है। एकता वेयर आर यू, क्या हो गया, यस आप सबका आंसर इस बार सही है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, चेंज इन पोजीशन है। चेंज इन पोजीशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ही तो बताता है, ठीक, तो इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है चेंज इन पोजीशन। 12th क्वेश्चन, द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड, अगर एक सर्कुलर पाथ पे बॉडी रोटेट कर रही है तो बताइए, एक सर्कुलर पाथ पे बॉडी रोटेट कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो क्या होगी। एसएचएम वेव में पहुंच गए, मैंने बोला था ना कि साउंड वेव और एसएचएम से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का डायग्राम, ये रहा डायग्राम, ठीक, एसएचएम है बट नॉट पीरियोडिक, बी एसएचएम है और पीरियोडिक भी है, सी ना ही पीरियोडिक है ना ही एसएचएम है, डी पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है। बताइए इसका जवाब क्या होगा कि एक सर्कुलर पाथ पे बॉडी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है तो एसएचएम होगा कि नहीं, पीरियोडिक होगा कि नहीं, क्या है उसमें से ऑप्शन सही बताइए। मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, एकता का ऑप्शन बता रही जा रहा है सी, राधा कह रही ए, सोनू कह रहे हैं बी, आंचल कह रही है बी। चलिए हम बात कर लेते हैं। अगर मेरा आपने लेक्चर एसएचएम वाला देखा होगा तो मैंने सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये क्या है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, लेकिन एक सर्कुलर मोशन कभी एसएचएम नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन की बात करें उससे करने से पहले एसएचएम और पीरियोडिक समझो क्या होता है। पीरियोडिक का मतलब होता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जहां से उसने दौड़ना स्टार्ट किया, समझ लीजिए एक बॉडी है, ठीक, 2 सेकंड में एक चक्कर मारा, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में एक चक्कर मारा, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में एक चक्कर मारा, तो मतलब उसका टाइम इंटरवल सेम है और बार बार वो एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, सर्कल के चक्कर मार रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो वो चीज मोशन कैसा होता है, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है दिए हुए समय पे बार बार वो रोटेशन कर रहा हो, तो पीरियोडिक है सर्कुलर मोशन। लेकिन एसएचएम का तो मतलब ये होता है कि अगर ये ओरिजिन है तो बॉडी यहां दौड़ के गई तो वापस इसकी तरफ आई, फिर दौड़ के इधर गई, वापस इसकी तरफ आई, इसका मतलब जहां स्टार्ट कर रहा है वहीं पे बॉडी को वापस आना चाहिए, ठीक, टू एंड फ्रो। यहां टू एंड फ्रो तो होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक, इसलिए कोई भी सर्कुलर मोशन कभी एसएचएम हो ही नहीं सकता। और सारे एसएचएम पीरियोडिक हैं ये कहा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है सारे पीरियोडिक एसएचएम हो, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। और इसलिए ये हमेशा हर एग्जाम में आता है, एमएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है कि सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल है, पीरियोडिक का है, लेकिन सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं है कभी भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी, पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है कभी, ठीक, क्योंकि एसएचएम में इंटरवल्स चेंज होते रहते हैं और सर्कुलर मोशन में पीरियड और पीरियोडिक इंटरवल कभी भी चेंज नहीं होगा, टाइम हमेशा फिक्स रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का एसएचएम का। चलिए नेक्स्ट 13 पे आते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चंस पे हम लोग आए तो क्या दिया हुआ है, ऑफ द 4 बेसिक फोर्सेज मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज इज फॉर। चलिए ये तो मेरा ही बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि आप लोग को फोर्सेज सारी पता होंगी,
ठीक, मेरा फिजिकल वर्ल्ड का लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें सारी फोर्सेस के बारे में क्लियर किया गया है कि इनमें ऑप्शन में से जो फोर्स दी गई है कौन सी मैक्सिमम और कौन सी मिनिमम है। यानी पहला जो ऑप्शन है वो मैक्सिमम होगा और दूसरा ऑप्शन क्या है, मिनिमम होगा। तो पहला ऑप्शन है ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर, सेकेंड ऑप्शन है आपका वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड ऑप्शन है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फोर्थ ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ग्रेविटेशनल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। पहली इसमें से फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, उसकी फोर्स अट्रैक्शन की, और सेकंड ऑप्शन जो आपको दे रहा है कॉमा के बाद उसमें मिनिमम रेंज होनी चाहिए। तो रेंज क्या होगी ये बताइए, रेंज क्या होगी जल्दी। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक, और ग्रेविटेशनल के बाद एक और आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये 4 फोर्स है। तो यहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तो बात नहीं की जा रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल की बात की जा रही है। यानी पहला चीज तो ये क्लियर हो गया कि ग्रेविटेशनल सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स है, तो ए और सी ऑप्शन में से आंसर हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबसे पीछे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहां पे जा रही है 3rd नंबर पे। देखो कुछ इस तरह है, मैं बना देता हूं ऐसे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लास्ट आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 3rd नंबर पे है, लेकिन पूछ रहे मिनिमम सबसे कम, तो सबसे कम कौन है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स है किसी ग्रेविटेशनल एग्जांपल में, ऑप्शन में, हाँ फर्स्ट में। इसका मतलब यहां सही जवाब क्या होगा, ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर। तो याद रखिए सबसे मजबूत फोर्स, मैक्सिमम फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, फिर ग्रेविटेशनल होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है और फिर हमारा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन आज का हमारा, अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज अ बॉल वर्टिकली इनटू एयर, द बॉल फॉल्स। क्या कह रहा है, एक पर्सन कार में बैठे हैं, ओपन कार में बैठे हुए हैं और वो कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक, चल रही है और चलते चलते किसी इंसान ने बॉल को ऊपर फेंका, कार चल रही है और फिर उसे कैच कर लिया। तो उस टाइम क्या होगा, एग्जैक्टली इन द हैंड ऑफ थ्रोअर, जब उसने फेंका तो उसके हाथ में ही आ जाएगी बॉल वापस, या दूसरा कार के बाहर बॉल गिर जाएगी आउटसाइड ऑफ द कार। थर्ड, इन द कार अहेड ऑफ पर्सन, जब उसने फेंका तो कार आगे निकल जाएगी, ठीक, और पर्सन के पीछे बॉल गिरेगी, या इन द कार बिहाइंड द पर्सन, या कार आगे निकल गई तो बॉल उसके पीछे गिर गई। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, अभी करने मत लग जाना घर पे, ठीक। आंसर बताओ उसका क्या होगा, कि हम मोशन में किसी गाड़ी में हैं और हम मोशन में हैं तो किसी बॉल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर फेंका, थ्रो किया, तो वो हमारे हाथ में ही आएगी या हमारे आगे गिर जाएगी या हमारे पीछे गिर जाएगी। इसका जवाब क्या होगा, आपके सबके माइंड में आता है पीछे गिरेगी, लेकिन एक्चुअली में जान लो यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब किस पर्सन ने बॉल को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो वो सीधा उसके हाथ में आएगी, ठीक। तो इसका सही जवाब है एग्जैक्टली इन द हैंड ऑफ थ्रोअर, ठीक। तो अगर हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है और किसी भी चीज को उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो सीधा हमारे हाथ में आएगी, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं नहीं गिरेगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फॉर ए कार नॉट टू अ टर्न, ठीक, फॉर ए कार नॉट टू टर्न सेफली एंड कर्व्ड रोड, मतलब एक कार है कर्व्ड रोड पे, ये रही कर्व्ड रोड, ठीक, मुड़ नहीं रही है या मुड़ना चाहती है, सिंपल सी बात, तो क्या होगा इस ऑप्शन में से, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, चाल बहुत धीमे हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टायर इज लार्ज, दो जो टायर होते हैं कार के, जब उसको मुड़ना होता है तो उसके बीच की दूरी डिस्टेंस बढ़ जाती है, जैसे आप लोग कार्टून में इमेजिन करते हो, ठीक। या सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार इज लो, जो ग्रेविटी होती है वो कार के सेंटर में लो हो जाएगी,
कार के सेंटर में ग्रेविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, या फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होगी। तो एक तो माइंड में सीधा आना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स कम हो गए तो कार फिसलती हुई चली जाएगी बाहर, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन तो कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। ठीक, और बताओ क्या हो सकता है। अब 3 ऑप्शंस हैं आपके लिए, बहुत इजी। अगर हम चाहते हैं कि कर्व्ड रोड पे कार आराम से मुड़ जाए, एक्सीडेंट भी ना हो, ठीक कुछ भी ना हो, तो इन 3 में से क्या होता है, जल्दी बताइए। सोनू ए, एकता से ए ऑप्शन, स्पीड ज्यादा स्लो कर दो तो खड़ी हो जाएगी कर्व रोड पे, इतनी स्लो मत करो। चलिए इसका आंसर आप बता ही देते हैं। जो सेंटर ग्रेविटी है कार की वो लो कभी नहीं होगी, ग्रेविटी तो फिक्स होती है, सेंटर में कहां से कम हो जाएगी। फिर बच्चा टायर, कार्टून इमेजिन तो कभी हम कर नहीं सकते, ठीक, इट्स अ रियल लाइफ, तो डिस्टेंस बिटवीन टायर इज लार्ज, ये कभी हो नहीं सकता। तो बचा क्या हमारा ए ऑप्शन, स्पीड इज स्लो, स्पीड गाड़ी की कम हो जाएगी जिससे कि हम कर्व रोड पे आराम से मोड़ सके। देखो थोड़े जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, जनरल का मतलब है कि इतना चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं आपको एक आइडिया मिल गया है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े एक जनरल वे में हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम डेली ये वर्क करते हैं तो हमको एक एग्जैक्ट आंसर नियर अबाउट पता चल जाएगा। ठीक, चलिए 16 क्वेश्चंस पे आते हैं। अ बुलेट केप्ट ऑन टेबल इफ टेबल इज फ्रिक्शनलेस देन, एक टेबल है, उस टेबल पे बुलेट रखी है, चलिए, और ये टेबल फ्रिक्शनलेस है, मतलब इस पे फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो जाएगी, ठीक, गतिज ऊर्जा जो है आपकी वो कंजर्व्ड हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक, वो कंजर्व्ड हो जाएगी, या मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा, या डी ऑप्शन ए और सी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी, मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा। जल्दी बताइए, एक टेबल पे बुलेट रखी है और फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, और जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो क्या होता है, कौन सी एनर्जी कंजर्व्ड होगी, फ्रिक्शन नहीं है, वो चीज मोशन में है ना, कोई भी रुक ही नहीं रही है, रेस्ट पे है ही नहीं है, और जब कोई भी चीज मोशन में होती है तो कौन सी एनर्जी उसके अंदर होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। और काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², वेलोसिटी भी होती है, और जब वेलोसिटी है तो मोमेंटम कहां बचेगा, वो भी कैसे पीछे रह सकता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है और मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है। तो यहां पे सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी, ठीक, बोथ ए एंड सी। अ बुलेट केप्ट ऑन टेबल इफ टेबल फ्रिक्शनलेस देन काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी और मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा, बोथ ए एंड सी इसका आंसर है। तभी वो चीज कभी रुकेगी ही नहीं, वो मोशन में घूमती रहेगी। ठीक, मजा आ रहा है कि नहीं आज के लाइव सेशन में, जितने अभी तक हमने क्वेश्चंस लगाए, बहुत इजी क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस हैं ये, ठीक, इससे एक आइडिया आपको मिल रहा होगा। इसलिए मैं हर एक चैप्टर वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, जिससे कि आपको फोकस कर रहा हूं कि ये टॉपिक्स पढ़िए, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, अगर लाइव सेशन पसंद आ रहा हो तो बेटा इसको शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो। चलिए 17 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। क्या है हमारा 17 क्वेश्चन आज का, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का बढ़ जाएगा अगर उस पर वर्क किया गया, कितना, पहला ऑप्शन, अपॉन दिस सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है और वो फोर्स कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जो पाथ पर डिपेंड करती है, ठीक है, जो पाथ पर डिपेंड करती है। बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, सिस्टम के अगेंस्ट में वर्क किया जा रहा है लेकिन फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। थर्ड, बाय द सिस्टम्स अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब सिस्टम्स के अगेंस्ट में वर्क किया जा रहा है लेकिन फोर्स कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। डी ऑप्शन क्या है, अपॉन द सिस्टम बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिस्टम के ऊपर हो रहा है लेकिन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है।
जल्दी बताइए पोटेंशियल एनर्जी पे अगर सिस्टम पे लग रही है और वो इंक्रीज हो रही तो वर्क डन क्या होगा, जल्दी फटाफट बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। अब देखिए, अब दिख रहा है, एक तब क्लियर हुआ। एकता बेटा क्लियर हुआ, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करिए। ओके बेटा बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी भी सिस्टम में, ये रहा वो सिस्टम, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक लगाइए, क्या होगा, Q इज इक्वल टू वर्क डन माइनस इंटरनल एनर्जी आपकी। ठीक, ये बढ़ रही है अचानक और ये बढ़ रही है यानी वर्क होने की वजह से, तो इस पे जो फोर्स लगेगी कैसी लगेगी, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव, बाय द सिस्टम की अगेंस्ट द सिस्टम। तो इसका देखिए सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कि सिस्टम्स के अगेंस्ट में लग रही है और वो कैसी फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आंचल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की अगर इंक्रीज होगी तो वर्क डन सिस्टम के ऊपर होगा, बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम ही वर्क डन करेगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो फोर्स कैसी होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। क्लियर। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, अ शेल इन फ्लाइट एक्सप्लोड इनटू 4 अनइक्वल पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। एक फ्लाइट है, प्लेन ले लो या एक शेल ले लो, ठीक, एक एक्स शेप का एक ले लो, बम ले लो। जब ये एक्सप्लोड करते हैं, ठीक, फटते हैं, तो क्या चीज इनमें से कंजर्व्ड हो जाती है, यानी फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा मोमेंटम, तीसरा काइनेटिक एनर्जी, चौथा बोथ ए एंड सी, यानी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। जल्दी बताइए, जब एक्सप्लोजन होता है तो कौन सी एनर्जी कंजर्व्ड हो जाती है। बॉम्ब पे एक्सप्लोजन पे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, डिफेंस में जा रहे हो, कम से कम इस पे तो आएगा ही। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। एकता से बी, ओके, मोमेंटम। हाँ मोमेंटम, ये कैसे, और कोई बताइए। चलिए हम बताते हैं, जब एक्सप्लोजन होगा, शेल होगा, फ्लाइट होगी, एक्सप्लोड करता है 4 इक्वल पार्ट में, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड हो जाएगी, और जब दोनों एनर्जी कंजर्व्ड होगी तभी तो एक्सप्लोजन होगा। तो आप उसको फेंक भी रहे हो बॉम्ब को कि उस फ्लाइट पे कि वो एक्सप्लोड कर दे, है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंजर्व्ड हो जाएगी, और जब दोनों कंजर्व्ड हो जाएगी तभी वो एक्सप्लोजन पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो क्या है, बोथ ए एंड सी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। चलिए 19th क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है 19th क्वेश्चन आज का हमारा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कोन अलोंग द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस टू द वर्टिकल इज एट। तो मैं एक कोन बना देता हूं, ये रहा कोन, और कोन के सेंटर में यानी यहां ओ पे कितना सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंटर ऑफ मास यानी cm, ठीक, सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है m1x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक, अगर याद होगा कुछ तो सेक्शन फॉर्मूले की तरह। तो उसमें वैल्यू क्या आएगी, ये कौन पे सेंटर ऑफ मास, 1/4 टू दी हाइट, हाइट क्या, ये हाइट है कौन की, ये रेडियस होता है, और पूरा ये डायमीटर, तो ये रेडियस, ठीक। सेकंड भी 1/3 ऑफ दी हाइट, हाइट के 1/3 होगी, ठीक। नेक्स्ट सी 1/5 ऑफ दी हाइट होगी, या डी नन ऑफ दीज होगा। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या है। अब क्लियर हुआ आंचल, देखिए अब शायद क्लियर दिखे।
ओके बेटा, तो सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब है, याद रख लीजिएगा इसको, 1/3 टू दी हाइट। क्या होगा? 1/3 टू द हाइट। अगर सेंटर ऑफ मास किसी कोण पे निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो एक्चुअली में होता क्या है, जब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका जो प्रूफ मैंने भी करवाया था आपको, ठीक, और उस प्रूफ में आपको बताया था कि G इज टू G डैश बाई 4, ठीक। यहां पे इसको करेक्ट कर लेना, 1/3 नहीं 1/4 होगा, ठीक, G/4। और G/4 का मतलब है कि उसकी जो हाइट है उस हाइट के वो 4th पार्ट के इक्वल है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा 1/4 ऑफ दी हाइट। तो सेंटर ऑफ मास किसी भी पे पॉलीगन्स पे आपको निकालने को आता है, तो कोन पॉलीगन्स पे बहुत आता है, तो कोन पॉलीगन्स पे सेंटर ऑफ मास क्या होता है? 1/4 टू दी हाइट होता है। क्लियर? चलिए 20 क्वेश्चंस पे आइए। विच वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी? 20 क्वेश्चन है, विच वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, तो इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? पहला एनर्जी, दूसरा टॉर्क, तीसरा बोथ ए एंड बी यानी एनर्जी टॉर्क दोनों, या डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। एनर्जी होगा कि टॉर्क होगा कि दोनों होगा कि दोनों में क्या? दोनों ही नहीं होगा, कुछ है ही नहीं ऐसा ऑप्शन कि ये वेक्टर हो। राकेश, सोनू, राधा, आंचल, एकता, बेटा जल्दी बताइए। और राकेश आपका एक भी जवाब नहीं आया। बताइए, सी बोथ ए एंड बी वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी आप लोग क्या समझते हो, पहले ये बता दो जरा मुझे। वेक्टर का मतलब होता है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करता है वो वेक्टर कहलाता है। और एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जूल यूनिट है। एनर्जी सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है, डायरेक्शन तो कभी दिखाता ही नहीं है। तो ये बोथ ए बी कैसे हो जाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और टॉर्क एक फोर्स है, यानी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है तो पहला है नहीं, दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरी चीज पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी है ना। तो विच वन इज द वेक्टर, तो हम ये बोल सकते हैं कि हो जाए बोथ ए बी, ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि पहला तो स्केलर है। डी नन ऑफ दिस बोला, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं तो बी क्या कर रहा है फिर यहाँ, ठीक। तो सही जवाब यहाँ क्या होगा? इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन होगी? टॉर्क होगी। क्या होगी? टॉर्क। बी। याद रखिएगा, एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पे क्वेश्चंस आता है एमएनएस पे, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, ये सब एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बेटा हिंदी में भी बोल रहा हूं, उस क्वेश्चन को समझो, ठीक। हिंदी में भी कह रहा हूं, उसको समझो, एकदम इंग्लिश नहीं पढ़ रहा मैं, सिर्फ क्वेश्चन बोलने के बाद हिंदी में समझा भी रहा हूं। चलिए नेक्स्ट 21। ओके बेटा, पीडीएफ्स की हिंदी में भी करवा के मैं डाल दूंगा, ठीक है। आपकी लाइव क्लासेस के बाद यही ऑप्शंस आपको, यही क्वेश्चंस इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी मिलेंगे, ठीक। और उसके जवाब के साथ, आंसर के साथ, तो आपको ऐप में दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आज तो लाइव सेशन देखो और क्वेश्चन को समझो कि कैसे किया जा रहा है, ठीक। ठीक राकेश, आपको पीडीएफ मिल जाएगी ऐप में एमएनएस के। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो जस्ट चैट बॉक्स पे आप रिस्पांस दे दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। ओके चलिए 21। अ ड्राइवर इन ए स्विमिंग पूल बेंड हिज हैंड बिफोर डाइविंग इट। किसका मतलब बोल रहा है? जो स्विमिंग पूल पे हम तैरते हैं, ठीक है, कि कोई खड़ा है स्विमिंग पूल के ऊपर और उसने जब जंप मारा, जब वो जंप मारता है पानी के अंदर जाता है, बेंड होता है, ठीक, तो अपना हाथ कुछ ऐसे आगे करता है, तब वो जंप करता है। तो वो हाथ क्यों करता है, ठीक, वो क्यों ऐसे स्विमिंग करता है, वाई? तो उसका जवाब पूछना चाह रहे हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला बोल रहा है उसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाती है,
इसलिए करते हैं। क्या मतलब, उसका संवेग जो होता है वो बढ़ जाता है, सॉरी वेग बढ़ जाता है। दूसरा, डिक्रीज इज एंगुलर वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती, कम हो जाती है। या थर्ड, इंक्रीज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या उसका इनर्शिया बढ़ जाता है। या डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। इसमें से क्या ऑप्शन होगा? कैसे तैरते हैं, जब तैरते हैं तो क्या होता है, जरा उसको इमेजिन करो। इनर्शिया तो होगा नहीं, है ना। इनर्शिया मतलब तो क्या होता है कि इनर्शिया एट रेस्ट की बात कर रहा है कि मोशन में, तो यहाँ इनर्शिया एट मोशन की बात कर रहा है। इंक्रीज हिज लीनियर वेलोसिटी, राकेश से इंक्रीज हिज लीनियर वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट, एकता से ए लीनियर वेलोसिटी, सोनू से बी डिक्रीज हिज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, फिर इंक्रीज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई है बोलने वाला? सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ए बी पे ही चल रहा है हमारा डिबेट आज। चलिए, एक्चुअली में जो सही जवाब है वो है इंक्रीज हिज लीनियर वेलोसिटी। क्या है? लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना तेज आप हाथ चलाओगे, ठीक, उतनी तेजी से अपने पानी पीछे को फेंक रहे हो, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो जितना तेज आप हाथ चलाओगे वेलोसिटी उतनी ज्यादा तेज होगी और वो बॉडी उतनी ही तेजी से आगे मूव कर सकती है। हम स्विमिंग ही उतनी ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इंक्रीज हिज लीनियर वेलोसिटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या है हमारा? 22 क्वेश्चन हमारा कह रहा है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होता है? डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से पोल की तरफ डिक्रीज होती है। या सेकेंड, डिक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, या पोल से इक्वेटर की तरफ डिक्रीज होती है। ये रहा पोल, ये रहा इक्वेटर। ठीक, या मैक्सिमम होती है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ बोल रहा है कि मैक्सिमम होती है, या मैक्सिमम इक्वेटर पे होती है। तो आपको याद होगा इसके बारे में कि जब हम एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं तो जी मैक्सिमम आपके पोल पे होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है और सेंटर पे जीरो होता है। तो इसका मतलब हम पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो ग्रेविटी कम होती है। तो इसमें सही जवाब कौन सा निकलेगा? बी, कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल से इक्वेटर पे कम होती है, बढ़ती नहीं है, कम होती है। और ग्रेविटेशन में हमने ये पढ़ा भी था। ठीक, चलिए 23rd, इफ द अर्थ लूजेस इट्स ग्रेविटी देन फॉर ए बॉडी, अगर अर्थ ग्रेविटी को लूज कर देता है तो क्या होता है बॉडी पे? मतलब ग्रेविटी है ही नहीं, तब वेट बिकम्स जीरो बट नॉट द मास, वेट जीरो हो जाएगा, मास नहीं होगा। बी, मास जीरो हो जाएगा लेकिन वेट नहीं होगा। सी, ना ही मास ना ही वेट, दोनों जीरो नहीं होंगे। डी, मास वेट दोनों जीरो हो जाएगा। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा बताइए? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। इसका जवाब क्या होगा? देखिए, मास एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मास एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उस पर तो कभी असर पड़ेगा ही नहीं ग्रेविटी का, तभी तो वो कांस्टेंट है, वरना हमेशा चेंज नहीं होती। तो मास पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो वेट पे असर पड़ेगा, तो वेट जीरो हो जाएगा। अगर ग्रेविटी नहीं है तो वेट जीरो। कैसे? G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना। जब ये जीरो हो गया तो मास तो जीरो हो गया, यानी मतलब वेट ऑफ द बॉडी उसका जीरो हो गया। ये मास क्या है? ये किसी प्लैनेट की मास नहीं है, ये मास का मतलब है किसी बॉडी का वेट है। उस बॉडी का वेट जीरो हो गया लेकिन मास जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब जब ग्रेविटी नहीं रहेगी तो वेट जीरो हो जाएगा लेकिन मास जीरो कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। इस चीज को बेटा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। 24th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। क्या होगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पहला ऑप्शन फॉल्स विद जी टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है ये अर्थ है
और ये सैटेलाइट इसके चारों ओर घूम रही है, ठीक, तब जी की वैल्यू अर्थ की तरफ गिरने लगेगी, कम हो जाएगी। ओके, दूसरी, एक चक्कर जो मारता है सैटेलाइट वो 24 आवर्स में मारता है, ठीक। थर्ड, इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है सैटेलाइट का घूमने का अर्थ के चारों ओर पृथ्वी के, वो इक्वेटोरियल शेप का है। या फोर्थ, ये सब कुछ होगा। जल्दी बताइए, जवाब दीजिए क्या होगा इसका। वैसे इसका जवाब मैं ही दे दूं तो ज्यादा बेटर है, ठीक। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है कि जब कोई सैटेलाइट अर्थ की तरफ आएगा तो उसकी जी फॉल होगी, ग्रेविटी कम होगी, तभी वो अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। तो पहला ऑप्शन तो होगा ही होगा। दूसरा, एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगते हैं, हाँ, रिवॉल्यूशन 24 आवर्स का ही रहता है, तो ये भी होगा। थर्ड, शेप कैसा है, तो ये तो पहले ही कैप्लर्स ने बता दिया था, सारे प्लैनेट्स को कोई भी सैटेलाइट हो वो इक्वेटोरियल शेप में घूमते हैं, ठीक। तो फिर सी ऑप्शन भी होगा। तो ऑप्शन बचा क्या हमारे पास, डी, ऑल ऑफ दी एबव। तो उसका सही जवाब क्या होगा, तीनों सही है, ठीक। हाँ राकेश, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि तीनों ऑप्शंस हैं। 25th क्वेश्चन हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डायमेंशन, किसके डायमेंशन नहीं है, नहीं पूछा है नहीं। तो जब भी डायमेंशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कभी वो ये नहीं बोलता है किसका डायमेंशन है, वो ये बोलता है इन ऑप्शन में से किसका डायमेंशन नहीं होता है, और नहीं होता में ये ऑप्शंस बहुत आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमनेस का, ठीक। किसकी डायमेंशन नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन है जैसे हमारा यहाँ स्ट्रेन, सेकंड है एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड है मोमेंटम, और फोर्थ है एंगुलर मोमेंटम। तो तुमको इतना तो पता ही है कि मोमेंटम का डायमेंशन होता है, एंगुलर का भी होता है, एंगुलर वेलोसिटी का भी होता है। सिर्फ वो स्ट्रेन ही है जो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, टेंशन जिसे बोलते हैं तुम लोग, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ कैंसिल हो गई, वन बचा, तो वन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, वन तो एक नंबर है, जब जिसकी कोई यूनिटी नहीं है तो डायमेंशन कहां से आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, स्ट्रेन, ठीक। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 26 क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट इलास्टिक, इलास्टिक कौन है, इलास्टिक मतलब रबड़, इलास्टिसिटी, खींचना है ना, वो सबसे ज्यादा इलास्टिक इनमें से कौन है। पहला आयरन, लोहा, दूसरा कॉपर, कपास, सी क्वार्ट्स, डी वुड, लकड़ी। कौन सा ऑप्शन है इसमें से, जल्दी बताइए। बहुत मन कर रहा होगा ना कॉपर आयरन बोलने का, थोड़ा कॉपर आयरन को छोड़ दो। कॉपर आयरन में कभी इलास्टिसिटी होती है, लोहा कभी खींच के देखा है क्या, रबड़ की तरह खींचता है, कभी नहीं, है ना। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है क्वार्ट्स, इसका सही जवाब है क्वार्ट्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग आज। 27th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन सॉलिड इंटरएटॉमिक फोर्सेज आर, एक सॉलिड में, ठोस पदार्थ में जो फोर्स पाई जाती है, बल पाई जाती है, वो कैसी होती है। पहली टोटली रिपल्सिव, दूसरी टोटली अट्रैक्टिव, तीसरी बोथ ए एंड बी, चौथी नन ऑफ दिस। ये रहा सॉलिड, ये रहे पार्टिकल्स, ये रहे पार्टिकल्स। एक दूसरे से इसीलिए अटैच हैं क्योंकि फोर्स इन दोनों के बीच में जो लग रही है, अट्रैक्शन, वो अपने एक तरफ दोनों को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ये जो फोर्स लग रही है यहाँ पे, ये अट्रैक्शन वाली फोर्स लग रही है। तो अगर रिपल्शन होता तो एक दूसरे को दूर फेंकते, है ना। तो ये चीज तो है नहीं, सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास में रहते हैं, क्लोजली होते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो एक ही होगी, टोटली अट्रैक्टिव। रिपल्सिव तो होगी ही नहीं, ठीक है, रिपल्सिव होगी ही नहीं, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट, वाइल स्टडिंग अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यांत्रिकी पढ़ते हैं हम लोग, फ्लूइड में, लिक्विड में, पानी में, किसी में वैक्यूम में ले लो आप,
तो कोई भी इक्वेशन या पोस्टुलेट स्टैंड होते हैं फ्लूइड के लिए, यानी कि जो भी चीजें टॉपिक यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं ये बताइए। तो पहला दे रहा है नॉन विस्कस, नॉन विस्कस ही होगा सिर्फ, दूसरा इनकम्प्रेसिबल ही होगा, या तीसरा नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल दोनों होगा, या चौथा लिक्विड ही होगा। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइए, इसका सही जवाब क्या है? नॉन विस्कस के इनकम्प्रेसिबल की, नॉन विस्कस के इनकम्प्रेसिबल की, लिक्विड ओनली, इनमें से सही जवाब क्या है बताइए। अगर हम यहां पे ध्यान दें तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब भी बात करते हैं हम तो उसमें विस्कस और इनकम्प्रेसिबल दोनों आते हैं, क्योंकि पानी को दबा सकते हो, पानी पे दबा कहां सकते हैं, पानी में जो कंप्रेसिबल होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक, तो पानी में हम ये नहीं बोल सकते कि वो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस हो सकता है, वो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले नहीं हो सकता, बस यही अंतर है। ठीक, तो इनकम्प्रेसिबल वाला तो रहेगा। नॉन विस्कस, विस्कस का मतलब क्या होता है? पहली बात तो विस्कस का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी चीज बहुत आराम से फ्लो कर सके, तो पानी तो बहुत आराम से फ्लो करता है। ठीक, उससे तो कोई चीज रोकने वाला नहीं है, बल्कि वो अपनी जगह खुद बना लेता है, वो अपनी जगह खुद बना लेता है। तो इसका मतलब ये सही जवाब यहां पे रहेगा वो क्या रहेगा? इट्स अ सी, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक, चलिए 29th क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है? दी वेट एबिलिटी और सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड प्राइमरी ऑन, बोल रहा है किसी भी सरफेस पे, किसी पदार्थ के सरफेस पे अगर हम बात करें तो वो गीला है, गीला है तो क्या होता है? कोई भी चीज गीली है, ठीक है। पहली विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेंसिटी घनत्व, या चौथा एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो कोण होता है जो उनके कांटेक्ट में आते हैं तब। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब मैं बता देता हूं कि एक टॉपिक आया था हमारा सरफेस और लिक्विड का फ्लूइड में, कोई भी चीज अगर किसी गीले सरफेस पे गिरती है तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ना विस्कोसिटी लगती है, ना ही सरफेस टेंशन है, ना ही डेंसिटी है, कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एंगल पे निर्भर करता है। और वो एंगल आपका क्या है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो एंगल कैसा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि स्ट्रेट एंगल है कि रिफ्लेक्स एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि सप्लीमेंट्री एंगल है कि राइट एंगल है। ठीक, वो एंगल होता है आपका एक्यूट एंगल, 90 के जो कम हो, 90 डिग्री से कम, तो वह एंगल क्या रहता है? आपका एक्यूट होता है। ठीक, 30 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे, ठीक, एक फिक्स टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन लिक्विड का क्या होता है? पहला 0 होता है, दूसरा इन्फिनिटी अनंत होता है, तीसरा सेम होता है दूसरे टेम्परेचर के कंपैरिजन में, तुलना में, चौथा निकाल ही नहीं सकते हम, ये चीज हम कभी निकाल ही नहीं सकते। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में सरफेस टेंशन हम किसी भी लिक्विड का निकालें तो ये चीज याद रखना, ना वो अनंत होगा, ना ही बराबर होगा, ना ही ऐसा कभी किसी ने बोला कि हम निकाल ही नहीं सकते, नहीं, वो एक्चुअली हमेशा 0 होगा। क्या होगा? 0। तो इसका सही जवाब है 0। क्रिटिकल टेम्परेचर वो सबसे सटीक टेम्परेचर, सटीक तापमान यानी फिक्स तापमान टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर हम निकालें तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, चलिए 31st क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आज के। क्या कह रहा है? व्हेन ए बॉडी इज हीटेड देन मैक्सिमम राइज विल बी इन इट्स, जब किसी बॉडी को गर्म करते हैं तब क्या होता है? उसका क्या बढ़ जाएगा? लंबाई बढ़ जाएगी, लेंथ, या सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, ठीक, एरिया बढ़ जाएगा, क्षेत्र बढ़ जाएगा, तीसरा वॉल्यूम आयतन उसका बढ़ जाएगा, या डी डेंसिटी घनत्व उसका बढ़ जाएगा। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी, इसका आंसर होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम आयतन बढ़ गया तो लेंथ ब्रेथ हाइट तो तीनों बढ़ गया,
लेंथ ब्रेड हाइट तीनों बढ़ गई तो सरफेस एरिया भी बढ़ गया, लेंथ भी बढ़ गया, घनत्व भी बढ़ गया, सब कुछ तो वॉल्यूम के अंदर ही आ गया। तो सबसे पहले उसका क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ गया तो किसी भी चीज को हम हीट करते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ता है, यानी वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर, कंप्रेशन लिक्विड। हाँ बिल्कुल करेक्ट राकेश, एकता आंचल, एवरीवन बेटा, ये आंसर आपका सबका सही है। 32 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, हीट जो होती है Q वो किसके बराबर होती है, उसकी डायमेंशन हीट के बराबर है। इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलना मैकेनिकल यानी यांत्रिकी, उसकी डायमेंशन बराबर है क्या हीट के। दूसरी, हैज द सेम डायमेंशन एज द पावर, क्या शक्ति के बराबर है उसकी डायमेंशन, विमाएं। थर्ड, उसकी डायमेंशन ऊर्जा के बराबर है यानी एनर्जी के। फोर्थ, वो उसकी डायमेंशन होती ही नहीं, हीट की डायमेंशन होती ही नहीं, सिंपल से सीधा सी बात, ये फंडा बोला गया। तो बताइए क्या होगा, हीट, हीट मतलब किसके वजह से, एनर्जी के वजह से होती है ना, ऊर्जा के वजह से होती है, ये हमें पता है। Q इज इक्वल टू आप जानते हो mCT, टेक स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर डिफरेंस। एनर्जी कहाँ है, इसका मतलब है ना तो यहाँ पावर आ रहा है ना ही एनर्जी आ रहा है, ना डायमेंशन लेस तो बिल्कुल नहीं है, तो बचा कौन, हैज द सेम डायमेंशन एज हीट। तो यानी C का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन Q का होगा। टेम्परेचर तो अलग चीज है, मास तो अलग चीज है, तो इसका सही जवाब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक। 33, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन हुज, एक बॉडी परफेक्टली ब्लैक काली कब कही जाएगी। ऑप्शन है कि क्या उसकी पावर 1 होगी, ठीक, ए ऑप्शन यहां लिख दे रहा हूं मैं, क्या उसकी पावर 1 होगी, या एब्जॉर्प्टिव पावर उसकी 0 होगी, या उसकी एमएससी पावर 1 होगी, क्या उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर 0.5 होगी। ये एब्जॉर्प्टिव पावर है, और उसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर जब भी पढ़ाता है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जब भी वो पढ़ाता है तो पहले बता देता है कि एब्जॉर्प्टिव पावर उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर ऐसी कोई भी बॉडी है जिसकी वैल्यू एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है तो वो क्या है, परफेक्टली ब्लैक है। तो इसमें तो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे भी नहीं, ये चीज़ तो बहुत कॉमन है, ठीक, ये तो पता होनी चाहिए, बुक के पहले पेज पे ही दिया रहता है। नेक्स्ट 34th, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज ए स्पेशल केस ऑफ, पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में वो किस पे बेस्ड है, किसकी बात करता है। तो आपको पता ही होगा, बॉयल्स लॉ होता ही नहीं, चार्ल्स लॉ होता ही नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता ही नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यही बताया जाता है कि ऊर्जा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिटरमाइंड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी, यानी सिस्टम से सराउंडिंग एनर्जी जा सकती है या सराउंडिंग सिस्टम एनर्जी आ सकती है, लेकिन वो कभी भी किसी पे निर्भर नहीं करती है। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारा किस पे डिपेंड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। चलिए 35th क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ ए गैस इट्स टेम्परेचर, जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है गैस का, एडियाबैटिक वर्ड का मतलब क्या है, जिसमें हीट लूज नहीं होती है, मतलब एक सिस्टम से बाहर हीट निकल ही नहीं सकती है, तो उसके टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, या कांस्टेंट हो जाएगा, कि राइज हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, या जीरो हो जाएगा। जैसे टिफिन खाना आपकी मम्मी ने बना के सुबह दिया, आपने 2 या 3 बजे तक खाना खाया, तब भी आपको गर्म मिला, ठीक, तो क्या टिफिन फट जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, नहीं, तो ये तो कभी नहीं होगा। क्या जीरो रहता, कोई असर ही नहीं पड़ता, ये चीज भी कभी नहीं होगी। क्या फॉल हो जाता है, ठंडा हो जाता है खाना, अगर ठंडा हो जाता है तो इतने महंगे टिफिन में खाना क्यों लाए थे फिर, ये तो होगा ही नहीं। तो मतलब हीट क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, हीट कांस्टेंट हो जाएगी, जिस हीट पे वो बंद रहता है टिफिन, वही हीट आप जब ओपन करोगे उसी हीट पे खाना आपको गर्म हीटअप हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे जो हीट होती है वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फॉल्स कभी नहीं होगा, एकता फॉल्स कभी नहीं होगा, चल फॉल कभी नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36,
द डोर ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन while the switch is on, then the room will. रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन हो जाएगा तो स्विच जब ऑन किया जाएगा तो रूम में क्या होगा? गर्म हो जाएगा रूम, या वो ना ही गर्म होगा ना ही ठंडा होगा? थर्ड, कूल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, या बोथ ए एंड सी, गर्म भी होगा और कूल भी होगा? तो एक रेफ्रिजरेटर को खोला गया तो क्या होगा? और स्विच ऑन कर दिया जाए, फ्रिज खोल के छोड़ दी, ऑन कर दी, कमरा ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा, कि दोनों नहीं होगा कि दोनों हो जाएगा? ए बी सी डी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। बहुत सही। आज खोल के ट्राई करना रात में, ठीक है? फ्रिज खोल के छोड़ देना, फिर देखना कि क्या है, गर्म होता है कि ठंडा होता है। ठीक? एक्चुअली देखो होता क्या है, जब ऐसा चीज हम करते हैं तो फ्रिज जो हमको लगता है कि टेम्परेचर फ्रिज ठंडी होती है, बाहर निकलेगा तो बाहर का पूरा टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। ठीक? तो पूरा टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा। ठीक? होता क्या है कि वो चीज गर्म भी होगी ठंडी भी, जो रेफ्रिजरेटर होगा वो गर्म हो जाएगा और जो पूरा टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हल्का ठंडा कूल हो जाएगा। ठीक? नहीं आजन, मम्मी नहीं डांटेंगी, मम्मी तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी अगर तुमने ना फ्रिज खोल के रख दी पूरी रात भर तो। ठीक है? तो ये है हमारा नेक्स्ट 36 क्वेश्चन। ठीक, बस हमारे आज 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके प्रीवियस लेक्चर में करेंगे। 36 हो गए हैं, या 4 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए यहाँ पे बात कर लीजिए जल्दी फटाफट, लेक्चर बस हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक? कुकिंग गैस कंटेनर kept in a lorry moving with a uniform speed. The temperature of the gas molecule inside will. बोले कुकिंग गैस है, लॉरी है, ठीक है, उसे अगर हम एक कांस्टेंट चाल से चलाते जाएं, लेते जाएं गर्म करके, ठीक, तो क्या होगा? बढ़ेगी कि घटेगी कि कुछ नहीं होगा? कि पहले बढ़ेगी, घटेगी, फिर अचानक बढ़ने लगेगी? तो क्या होगा भाई? कांस्टेंट स्पीड से हम लेके जा रहे हैं बेटा, आज ही ऐप में डलेगा एकता नोट्स। क्या होगा बताइए? उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्पीड से क्या मतलब है हीट का, है ना? चलिए 38, एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच, क्या होगा? एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हो, वाटर पत्थर बन जाएगा यानी सॉलिड बन जाएगा, सारी गैसेस लिक्विड बन जाएंगी, है ना? या वेलोसिटी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है आरएमएस, वो जीरो हो जाएगी, या नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, दोनों लैंग्वेज पे रहेगा। ठीक? तो वो जो वेलोसिटी होगी वो आरएमएस वो उसकी जीरो हो जाएगी एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, इसको याद रखिएगा। 39, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। फ्रीडम की डिग्री मोनोएटॉमिक गैस पे क्या होती है? ये तो आपको ऑप्शन पता ही है, बताओ। 1, 3, 5 या 0? 1, 3, 5 या 0 क्या होगी बताइए? टी ऑप्शन 0। तो इसका सही जवाब है 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 1 रहेगी। ठीक, बिल्कुल सही आचल। तो आज के हमारे इस लेक्चर में मैं यही एंड करना चाहता हूं। 40 क्वेश्चंस हमने एमएनएस के डिस्कस किए, और क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लाइव सेशन में। ठीक है? इन 40 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक? और आपको सारे हमारे ऐप में आज मिल भी जाएंगे सारे क्वेश्चंस आंसर के साथ। ठीक? आज के लाइव सेशन के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा, थैंक यू एंड जय हिंद।